हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस चैप्टर का पहला ही वीडियो है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। समझेंगे सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन का मतलब है मानव और सेटलमेंट का मतलब है बस्तियाँ या जहाँ पे घर होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे इंसान रहता है, ठीक है, और जो घर बनाता है उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी दिखा रखे हैं ये क्या है, सेटलमेंट है। लाइन लगा के जो घर बने हुए हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं इन्हीं को हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। अब ह्यूमन सेटलमेंट, अब आपको पता है गाँव के सेटलमेंट जो होते हैं वो अलग मिलेंगे रूरल एरिया वाले, और अर्बन एरिया वाले जो सेटलमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। उसका भी रीजन है, गांव में आपको पता है एक्टिविटीज़ अलग की जाती हैं और शहरों में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलग की जाती हैं। तो ये जो सेटलमेंट है ना, ये आपकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। जैसी ज्योग्राफी होगी, जैसी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, उसी पे आपका जो सेटलमेंट है ये आपका चेंज हो जाएगा। प्लस साथ के साथ में मनी पर भी डिपेंड करता है। जितना पैसा होगा उसी टाइप का सेटलमेंट आपका बन जाएगा। सेटलमेंट ऐसे भी हो सकते हैं चमकते दमकते, है ना, ये सिटीज़ के सेटलमेंट है, अर्बन एरिया के सेटलमेंट है। सेटलमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप देखो नेचर ज़्यादा दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे आसपास नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, बीच में बहुत सारा गैप है ना। इसमें और इसमें देखो कितना ज़बरदस्त अंतर है ना। ये अर्बन सेटलमेंट है, अर्बन एरिया वाले। और ये कौन से हैं, ये रूरल सेटलमेंट है। यहाँ पे चमक धमक लाइट है ना, बट नेचुरल ब्यूटी कम है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है। तो हर चीज़ का अपना एडवांटेज है। सेटलमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं स्लम्स, स्लम्स वाले एरिया ना। स्लम्स का वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था, लास्ट वीडियो जो स्लम्स का ही था। तो ये स्लम्स है, झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके जहाँ पे टूटे फूटे घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, ठीक है, और बहुत पास पास होते हैं, कोई प्लान नहीं होता, ये स्लम्स हो जाएंगे। ये देखो सेटलमेंट बहुत ज़्यादा क्लोजली मतलब लोकेटेड सेटलमेंट है। ये भी सेटलमेंट है ना, ये भी मतलब रूरल एरिया के सेटलमेंट है, कच्चे सेटलमेंट है। ये भी सेटलमेंट है हिली एरिया के बीच में, इधर पहाड़ बीच में जो रीजन है यहाँ पर सेटलमेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सेटलमेंट। अब आपने पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा यार ह्यूमन सेटलमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपनी बुक में दे रखा है, एक एक चीज़ हम समझते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट रेफर्स टू द क्लस्टर ऑफ हाउसेस ऑफ एनी टाइप साइज एंड वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ हाउसेस। क्लस्टर ऑफ हाउसेस का मतलब घरों का झुंड। क्लस्टर वर्ड कभी भी आए तो उसका मतलब होता है झुंड। तो घरों का झुंड होता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, और यहाँ पे कौन रहता है, लोग रहते हैं। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन्वॉल्व बिल्डिंग हाउसेस बाय द पीपल एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोलिंग ए स्पेसिफिक टेरिटरी एज देयर सोर्स और इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या है भाई, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे घर बनाए जाते हैं, और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लोगों के द्वारा। साथ के साथ में और भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं घरों के अलावा, जैसे मतलब रोड बनाना, वहाँ पे ब्रिज बनाना, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। एक पर्टिकुलर एरिया को ये कंट्रोल करते हैं, वहीं से ये रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं, और वही इनका इकोनॉमिक सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो ये सेटलमेंट हो गए, इसका आसपास का एरिया, ये इनका ये स्पेसिफिक टेरिटरी हो गई, यहीं से इनकी रोजी रोटी निकल के आती है। तो ये इकोनॉमिक सपोर्ट बेस भी हो जाएगा। ठीक है, सेटलमेंट जो हैं आपस में एक दूसरे से डिफर भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सेटलमेंट हो सकते हैं। ये साइज में और टाइप में अलग अलग देखने को मिलेंगे। साइज में जैसे छोटे सेटलमेंट हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। टाइप में रूरल सेटलमेंट भी हो सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट भी हो सकते हैं, है ना। सबसे छोटे जो सेटलमेंट होते हैं उनको हम हैमलेट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेटलमेंट, और सबसे बड़े जो सेटलमेंट होते हैं उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो बिल्कुल अब प्रिमिटिव लाइफ जो होती थी, या बिल्कुल गाँव, मतलब एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन में जाओगे तो आपको हैमलेट सेटलमेंट मिलेंगे, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन टाइप के सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। जब सेटलमेंट ग्रो करता है, जब ये सेटलमेंट बढ़ते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है, तो वहाँ पे आप देखो सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इकोलॉजी चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज भी आने लगते हैं। आप देखो गांव का सेटलमेंट आपने देखा था, गांव के सेटलमेंट में उधर हरियाली थी, शहर का सेटलमेंट देखा हरियाली गायब है। यहाँ पे देखो आप बिल्कुल, है ना। तो सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं बिल्कुल क्लोजली, मतलब आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। यहाँ पर फॉर्मल रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन नहीं देखने को मिलते हैं। इकोलॉजी, यहाँ देखो आप, इकोलॉजी प्रिजर्व है, यहाँ पे इकोलॉजी खत्म हो चुकी है। टेक्नोलॉजी, गांव में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, शहरों में हाई फाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। तो मतलब जैसे जैसे सेटलमेंट का साइज चेंज होता है तो उसका सब कुछ आसपास की चीज़ें बदलने लग जाती हैं।
सेटलमेंट बहुत छोटे भी हो सकते हैं, स्पेशली स्पेस का मतलब है बहुत दूर दूर बने हुए हो सकते हैं, और ये बड़े भी हो सकते हैं और क्लोजली स्पेस भी हो सकते हैं। तो छोटे और स्पेशली वाले का ये एग्जांपल देखो, और बड़े और पास पास वाले का ये एग्जांपल देखो। तो जो छोटे छोटे सेटलमेंट होते हैं, स्पेशली लोकेटेड होते हैं, मतलब दूर दूर लोकेटेड होते हैं, उनको तो हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट, और जो सेटलमेंट बड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, अब स्पेसिफिकली हम डील करेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में। तो रूरल सेटलमेंट की डेफिनेशन अभी हमने देखी। जो स्पेशली लोकेटेड छोटे छोटे सेटलमेंट होते हैं उनको हम रूरल सेटलमेंट या विलेजेज बोलते हैं, गांव बोलते हैं। गांव का जो सेटलमेंट होते हैं, लोग मेनली यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी आप पढ़ चुके हो, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, या ऐसी एक्टिविटीज जो नेचर पर डिपेंड करती है, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज। या ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो रूरल सेटलमेंट में जो लोगों का सोर्स ऑफ इनकम होता है वो मेनली क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर और अदर। रूरल सेटलमेंट में जो उनका लाइफ सपोर्ट है या बेसिक इकोनॉमिक नीड्स है, वो कहाँ से फुलफिल होती हैं, वो लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से फुलफिल होती हैं। मतलब गांव में जो लोग रहते हैं ज़मीन से संबंधित एक्टिविटी करते हैं और अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, शहरों में ऐसा नहीं है, शहरों में ज़मीन वैसे ही नहीं होती है ना। साथ के साथ में गांव और शहर जो हैं, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और कम्युनिकेशन। आप देखो कोई भी गांव शहर आपस में ट्रांसपोर्ट मतलब रोड के माध्यम से कनेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, है ना। और कम्युनिकेशन मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से गाँव में और शहरों में क्या चल रहा है, एक दूसरे गाँव के बारे में, दूसरे शहर के बारे में जानकारी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। आप देखो गांव के और शहर के जो सेटलमेंट होते हैं वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप में अंतर हो सकता है। ठीक है, शहर में जो लोग होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था, फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, कुछ गहरे रिलेशन नहीं होते। गाँव में रिलेशन बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, बहुत गहरे रिलेशन होते हैं। एटीट्यूड, शहर के लोगों का एटीट्यूड अलग होता है, गाँव के लोगों का एटीट्यूड अलग होता है। आउटलुक, शहर के लोग अलग टाइप के देखते हैं और गाँव के लोग अलग टाइप के देखते हैं। आउटलुक मतलब वही कपड़ों से, मतलब आप समझ जाओगे ना, शहर के लोग जो टाई वाई बेल्ट है ना, और मतलब थोड़े फैंसी टाइप के। गांव में एक नॉर्मल मतलब उनका वेशभूषा होती है ना। गांव के लोग लेस मोबाइल होते हैं, मतलब कम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जनरली उनकी पूरी ज़िंदगी उसी गांव में निकल जाती है। बहुत रेयर होता है जब वो बहुत एक बड़े शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस वो कोई जॉब करने ना जाए। मोस्टली ज़िंदगी स्पेशली महिलाओं की तो वहीं निकल जाती है ना। सोशल रिलेशन गाँव में इंटीमेट होते हैं, बहुत गहरे रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये देखो गाँव रूरल सेटलमेंट, ठीक है, थोड़ा दूर दूर होते हैं सेटलमेंट। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अर्बन सेटलमेंट के बारे में। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, रूरल और अर्बन में डिफरेंस बताओ, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। अर्बन सेटलमेंट नाम से ही पता चला, बड़े बड़े सेटलमेंट होते हैं। आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, है ना, कॉम्पैक्ट होते हैं, लार्जर होते हैं, पास पास ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे घर, और बड़े बड़े घर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर नहीं करते ना, यहाँ पे लोग सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंडरी का मतलब इंडस्ट्री वाली जो एक्टिविटी होती हैं उनको हम सेकेंडरी में ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की जाती है। टर्सरी में आपको आ जाएंगी सर्विसेज। तो शहरों में जो लोग होते हैं नॉन प्राइमरी एक्टिविटी बोल लो या सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि रूरल एरिया में प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। अर्बन एरिया में आपको देखने को मिलेगा जो अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज। शहर के जो लोग रहते हैं वो जनरली रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड्स बनाते हैं, और साथ ही साथ में अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इनसे ही इनका मतलब जो रोजी रोटी निकल के आती है। सिटी जो होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के नोड की तरह होते हैं। शहरों में आप समझ लो एक नोड है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, मतलब इकोनॉमिक नोड की तरह काम करते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज शहर में भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ में गांव में भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इन देयर हिंटरलैंड, मतलब शहर के आसपास का जो रीजन हो जाएगा उसको हिंटरलैंड बोल देंगे। तो मतलब सिटी इकोनॉमिक नोड तो है ही, साथ ही साथ में जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही हैं शहर के लोगों के साथ साथ ये गांव के लोगों को भी प्रोवाइड कराते हैं। और साथ के साथ में गांव से इनको क्या मिलता है, फूड और रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है ना। शहरों में जो लाइफ होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बड़ी फास्ट होती है, समझना बड़ा डिफिकल्ट है। सोशल रिलेशन यहाँ पे फॉर्मल होते हैं, मतलब गहरे रिलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अंडर अर्बन सेटलमेंट जनरली कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट और लार्जर इन साइज होते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे यहाँ पे डिपेंड रहते हैं लोग बाग, और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। सिटी जो है जनरली गाँव से लिंक्ड रहते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से। और यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको जनरली डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या मार्केट और या मतलब कई सारे मार्केट टाउन और सिटी के माध्यम से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब समझो ढंग से, यहाँ पे जो गुड्स बनाए जा रहे हैं उनको हम एक तो डायरेक्टली मतलब शहर में भी बेच सकते हैं,
या मतलब जो गुड्स दी जा रही है उनको डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद सकता है, या फिर बीच में आपको चेन देखने को मिलेगी, बड़े शहर से छोटे शहर में, छोटे शहर से गांव में, ऐसे करके मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। या पूरी की पूरी एक मार्केट चेन रहती है, प्रोड्यूसर के बाद होलसेल के पास सामान जाता है, होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर के पास सामान जाता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास सामान जाता है। तो ऐसे करके एक चेन भी देखने को मिलेगी जिसको मार्केट चेन के नाम से जानते हैं। सिटी जो है गाँव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए शहर वाले सेटलमेंट, ये देखो शहर वाले सेटलमेंट बड़े बड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में देखा, पिक्चर्स आपने बहुत सारी देखी, आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर हम देखने वाले हैं रूरल सेटलमेंट के टाइप्स, कितने टाइप्स के रूरल सेटलमेंट होते हैं। तो टाइप्स को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं जो इसके बारे में दे रखा है। द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाई एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सेटलमेंट किस टाइप का है ये दो चीज़ों पर डिटरमाइन करता है, या दो चीज़ें डिटरमाइन करती है। नंबर एक, एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया, मतलब जो एरिया है वो कितना है, छोटा है या बहुत बड़ा है, कितने एरिया में फैला हुआ है, जो आपका मतलब सेटलमेंट है कितने एरिया में फैला हुआ है। प्लस इंटर हाउस डिस्टेंस, दो घर जो हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेटलमेंट। इंडिया में ज़्यादातर, इंडिया में अगर आप देखो ज़्यादातर आपको कॉम्पैक्ट क्लस्टर्ड विलेजेस देखने को मिलेंगे, जो फ्यू हंड्रेड हाउस से लेकर मतलब जनरली उसमें कुछ 100 घर तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। ये एक यूनिवर्सल फीचर है, खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब क्या है, इंडिया में आपको पता है फिजिकल डिवीजन 11th में आपने पढ़े होंगे, ये आपका इंडिया का मैप हो गया। इधर जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ऐसे ऐसे गांव मिल जाएंगे जब मिनिमम 100 हाउस तो मिल ही जाएंगे। और हमारे यहाँ पे कैसे विलेजेस पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस पाए जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर हैं जो सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 फिजिकल फीचर, नंबर 2 कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, और नंबर 3 सिक्योरिटी फैक्टर्स। क्या मतलब है फिजिकल फीचर्स का? फिजिकल फीचर्स में टेरेन, अल्टीट्यूड, क्लाइमेट और पानी, 4 चीज़ ऐसी हैं जो सेटलमेंट को प्रभावित करेंगे। फॉर एग्जांपल पानी, अगर मान लो इस जगह पे पानी पाया जा रहा है तो इसके आसपास सेटलमेंट डेवलप हो जाएंगे। क्लाइमेट, अगर किसी जगह पे एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो वहाँ पे दूर दूर घर पाए जाते हैं, बहुत कम घर पाए जाते हैं। अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी आप देखो सेटलमेंट कम होते चलेंगे। जनरली हाइट पर घर कम बनाते हैं लोग, लो लैंड में घर ज़्यादा बनाते हैं। टेरेन पर डिपेंड करता है, अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में रह रहे हो सेटलमेंट कम बनेंगे, आप प्लेन एरिया में रह रहे हो ज़्यादा सेटलमेंट मिलेंगे, आप हिली एरिया में रह रहे हो तो कम सेटलमेंट मिलेंगे, मगर फिर नॉर्मल एरिया में रह रहे हो वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो मतलब फिजिकल फीचर्स जो हैं ये भी सेटलमेंट को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स, जनरली कल्चर में आपका आ जाएगा सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट और रिलीजन। तो गांव में देखो या शहरों में देखो, जो एक रिलीजन के लोग हैं वो एक साइड में देखने को मिलेंगे, दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो दूसरी साइड में देखने को मिलेंगे। होता है कि नहीं होता? जनरली बहुत कम ऐसा होता है कि एक साथ देखने को मिल जाए। मतलब जनरली लोग मतलब पॉसिबिलिटी ये रहती है कि सेम रिलीजन वाले सेम साइड में। या कास्ट की बात करें, एक कास्ट के एक तरफ, दूसरी कास्ट के दूसरी तरफ, मतलब ये डिवीजन डेफिनेटली देखने को मिलता है। हालांकि अब ये धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होता जा रहा है, मगर स्टिल ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सोशल स्ट्रक्चर में भी जैसे मान लो कोई एक वर्किंग ग्रुप है, एक टाइप के मतलब ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में कारपेंटर है वो एक साइड में मिल जाएंगे, है ना, पॉटर हैं वो एक साइड में मिल जाएंगे, जो आर्टी क्राफ्ट बनाते हैं वो एक साइड में मिल जाएंगे। तो ऐसे करके भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। शहरों में भी आप देखना अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है वो है सिक्योरिटी फैक्टर्स। पहले आपने देखा होगा गांव में, शहरों में तो खैर अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले जो घर होते थे वो पास पास बनाते थे, दूर घर नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि अगर दूर घर बना रखा है तो चोरी या डकैती का मतलब खतरा रहता था, तो डिफेंस के पर्पज़ के लिए वो एक साथ घर बना के रखते थे, है ना। तो ये एक रीजन हुआ करता था। अब जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट हम देखेंगे। रूरल सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं रूरल सेटलमेंट। पहला है क्लस्टर्ड, या इसका दूसरा नाम है एग्लोमेरेटेड, या तीसरा नाम है न्यूक्लिएटेड। दूसरा है सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड। तीसरा है हेमलेटेड, और चौथा है आपका डिस्पर्स या आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट आपको कितने टाइप के मिलेंगे? 4 टाइप के टोटल सेटलमेंट मिलेंगे। पहला सेटलमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है क्लस्टर्ड या एग्लोमेरेटेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लस्टर्ड मतलब पास पास में जो सेटलमेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे क्लस्टर्ड, झुंड मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखो घरों को मैं जूम करूँ, ये घर है
बताओ घर पास पास है कि नहीं, घर घर ये सारे है ना, देख रहे हैं। तो ये सेटलमेंट कैसा हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, इंडिया में हो, ये फ्रांस का विलेज है, फ्रांस कहाँ का है, फ्रांस का, ठीक है। तो क्लस्टर सेटलमेंट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक लिविंग एरिया हो गया जहाँ लोग रह रहे हैं, और ये इनके खेत खलियान हो गए आसपास वाले एरिया में। तो खेत खलियान अलग होते हैं, लिविंग एरिया अलग होता है, अंडरस्टूड। तो क्लस्टर सेटलमेंट वापस आ जाते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली बिल्ट एरिया होता है घरेज में। घर में देखो आप, घर कैसे बने होते हैं, पास पास में बने होते हैं, कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल पास पास में होते हैं। दूसरी बात, लिविंग एरिया अलग होता है सराउंडिंग एरिया से। सराउंडिंग एरिया जैसे खेत खलियान हो गए, जैसे फार्म्स, बार्न्स और पास्चर्स। बार मतलब खलियान ही होते हैं, खेत खलियान है ना। तो जो लिविंग एरिया है वो अपने आसपास के फार्म्स, बार्न्स और पास्चर, इससे क्या रहता है, अलग रहता है। घर बहुत पास पास में होते हैं, क्लोजली बिल्ट होते हैं। गलियां एकदम इंटरवीनिंग मतलब एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही है ना, मतलब एक गली यूँ जा रही है ना, इसमें अंदर भी कुछ गलियां होंगी, यहाँ एक गली जा रही है, यहाँ एक गली जा रही है, यहाँ जा रही है। ये तो खैर अपना फॉरेन का है, इंडिया में तुम गाँव को देखोगे तो उसमें गाँव में एक गली यूँ जा रही है, एक गली यूँ क्रॉस हो रही है, एक गली यूँ आ रही है, गली यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है। ओ माय गॉड, ओ नो। ऐसे करके कुछ गलियां ही गलियां होती हैं एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए ना। तो ये इनकी पहचान है किसकी, क्लस्टर्ड की, राइट। ये जो सेटलमेंट होते हैं, इंटरवीनिंग स्ट्रीट्स होती हैं, प्लस अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप में पाए जाते हैं। जैसे कई जगह पे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे इसके आसपास घर देखने को मिल जाएंगे, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में। कैसी शेप में, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट बन गई यहाँ पे, है ना। कुछ सेटलमेंट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पॉन्ड है ना, तालाब है, इसके चारों तरफ कैसे सेटलमेंट, रेडियल। लीनियर, मान लो यहाँ पे रोड जा रहा है, तो रोड के सहारे जो सेटलमेंट होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, लीनियर। जैसे पिछले वाले में ये दे रखा, ये रहा, ये देखो एक लाइन में घर बसे हुए हैं, तो ये लीनियर सेटलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे सर्कल से में ये रेडियल हो जाएंगे। तो इनका ज्योमेट्रिक शेप कोई सा भी हो सकता है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं क्लस्टर सेटलमेंट, एक तो है फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स। फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में। तो नॉर्दर्न इंडिया में आपको पता है वैसे ही फर्टाइल है, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कमेंट करके बताओ 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये सेटलमेंट मिल जाएंगे, प्लस नॉर्दर्न प्लेन्स में भी ये सेटलमेंट मिल जाएंगे। कौन से, क्लस्टर्ड, जिनको हम एग्लोमेरेटेड भी बोलते हैं या न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं। 2 केस यहाँ पे एक्सेप्शनल है, अलग हैं। क्या केस है, कई बार सिक्योरिटी या डिफेंस पर्पज की वजह से भी लोग पास पास में रहते हैं। सिक्योरिटी डिफेंस समझिए आप, ठीक है। घर पास पास में क्यों बनाते हैं, ताकि चोरी चकारी हो तो उस केस के में मतलब लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें। तो डिफेंस के पर्पज से भी घर मतलब पास पास में बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नंबर 1 बुंदेलखंड रीजन, जो सेंट्रल इंडिया में, और दूसरा है नागालैंड। तो नागालैंड और बुंदेलखंड में घर जो पास पास बनाए जाते हैं उसका रीजन है सिक्योरिटी या डिफेंस पर्पज। दूसरा, राजस्थान की बात की जा रही है। अब राजस्थान में आपको पता है 60% एरिया में, लगभग 60% एरिया में थार डेजर्ट फैला हुआ है ना। तो डेजर्ट में पानी वैसे ही कम है, तो जहाँ पानी होता है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे लोग कम पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पानी की कमी से, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, इसकी वजह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाए जाते हैं, ताकि जिस जगह पे पानी है उस पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। तो ये देखो कैसे पास पास सेटलमेंट बने हुए हैं। ये खेत खलियान अलग है, खेत खलियान अलग हैं। ये हो गए क्लस्टर्ड सेटलमेंट। कैसे सेटलमेंट है, क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर्ड में क्या केस होता है, अब सेमी क्लस्टर्ड सुनना आप ढंग से। सेमी क्लस्टर्ड में क्या होगा, देखो गौर से, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये गांव है, ये बीच वाला इलाका है। कैसा इलाका है, बीच में। बीच में तो रहते हैं डोमिनेंट क्लास। कौन सी क्लास रहती है, डोमिनेंट। कई गांव में आपने देखा होगा एक कास्ट ऐसी होती है जिसका दबदबा ज़्यादा रहता है ना। अब गांव में आपने सुना हुआ हाई कास्ट, लो कास्ट। हालांकि आप पढ़े लिखे हो, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट फिर भी रियलिटी से तो हम दूर नहीं जा सकते ना। रियलिटी है। गांव में आपने देखा होगा, ये मान लो रोड हो गए, तो जो डोमिनेंट क्लास है या लैंड ओनिंग क्लास है, जिसका दबदबा ज़्यादा रहता है, वो तो रहती है गाँव के सेंटर वाले एरिया में। और जो बेचारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है गाँव से दूर रहने के लिए। गाँव से कहाँ रहने के लिए, दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। या तो यहाँ रहेंगे या यहाँ रहेंगे या यहाँ रहेंगे, मतलब इनके साथ में नहीं रहने देते। तो क्या हुआ, किसी जमाने में ये एकदम क्लस्टर्ड सेटलमेंट हुआ करता था, मगर समय के साथ साथ जो पावरफुल लोग हैं वो तो गांव के सेंटर में आ गए, और जो कमजोर लोग हैं वो गांव से दूर चले गए या उनको मजबूर कर दिया। तो हो गया ना फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है उनको अलग अलग कर देना। सेमी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मतलब झुंड, सेमी क्लस्टर्ड मतलब झुंड नहीं है, आधा।
ठीक है। तो यही बस इसमें ध्यान रखना है, दीज पैटर्न्स में रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। पहले एक बड़ा विलेज हुआ करता था, मगर किसी कारणवश उसमें से लोग अलग होने लग जाते हैं। जैसे मान लो सेंटर वाले एरिया में डोमिनेंट क्लास रहने लग जाती हैं, इधर इधर और मान लो इधर और इधर इधर लोग गांव से बाहर कर देते हैं कुछ लोगों को, वहाँ पे कमजोर लोग रहने लग जाते हैं। तो इन दिस केस वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव ए लिटिल अवे फ्रॉम द मेन विलेज। यहाँ पे क्या होता है, जो कमजोर एक सेक्शन हुआ, एक से ज़्यादा जो कमजोर लोग होते हैं उनको मजबूर कर दिया जाता है गांव से थोड़ा दूर रहने के लिए। और इन सच केसेस जनरली लैंड ओनिंग डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ विलेज। जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, जो जमींदार है, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ऐसे टाइप के लोग तो सेंटर में रहते हैं। वेयर है जबकि पीपल ऑफ लोअर स्ट्राटा मतलब कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं सोसाइटी के, या मीनियल वर्कर्स जो थोड़े तुच्छ काम करते हैं, उनको गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो पावरफुल लोग हैं वो सेंटर में रहते हैं, जो कमजोर लोग हैं उनको गांव से बाहर रहने के लिए या आउटर एरिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल गुजरात प्लेन और दूसरा है कुछ राजस्थान के हिस्से। ठीक है, तीसरा सेटलमेंट है आपका हेमलेटेड। हेमलेटेड में क्या होता है भैया, हेमलेटेड में देखो ये मतलब ऐसे ये तो खैर जरूरी नहीं ये हेमलेटेड ही, बट मतलब थोड़ा इस टाइप के होते हैं, कुछ घर यहाँ बना दिए, कुछ घर यहाँ बना दिए, कुछ घर यहाँ बना दिए, मगर इन सब का नेम कॉमन रहेगा। नेम क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। मान लो कुछ कम्युनिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, 5-6 घर इधर, 5-6 घर इधर, 5-6 घर इधर, मगर इन सब का नाम एक ही है। तो इस टाइप के जो सेटलमेंट होते हैं इनको बोलते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट, है ना। हेमलेट मतलब झोंपड़ी। तो समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड बियरिंग ए कॉमन नेम। तो फिजिकली आप देखो, ये सेटलमेंट अलग है, ये सेटलमेंट अलग है, ये सेटलमेंट अलग है, ये सेटलमेंट अलग है, ये सेटलमेंट अलग है। कई बार सेटलमेंट क्या होते हैं, फिजिकली अलग अलग होते हैं, मगर इनका नाम कॉमन होता है। किस नाम से जाना जाता है, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, ढाणी, धनी नहीं है ढाणी, है ना, ईटीसी। ये हमारे अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ऐसे जो हेमलेटेड सेटलमेंट होते हैं, जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, मगर यहाँ पे ये फिजिकली अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें कुछ घर इधर पाए जाते हैं, जैसे कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे अलग अलग तरह जगह पे पाए जाते हैं। तो इस टाइप के सेटलमेंट को बोलते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट, मगर इनका नाम एक रहता है। कहीं पे इनको पन्ना बोलते हैं, कहीं पे पारा बोलते हैं, कहीं पे पल्ली बोलते हैं, कहीं पे नगला बोलते हैं, कहीं पे ढाणी बोलते हैं, है ना। दिस सेगमेंटेशन ऑफ लार्ज विलेजेज ऑफन मोटिवेटेड बाई सोशल और एथनिक फैक्टर्स। अब ऐसे क्यों रहते हैं, कुछ सेगमेंट यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ इससे यहाँ पे, ऐसा हो सकता है सोशल और एथनिक फैक्टर्स की वजह से। ये अलग सोसाइटी के हों, ये अलग सोसाइटी हो, इनका अलग सोसाइटी हो, या इनका एथनिक ग्रुप अलग हो, इनका एथनिक ग्रुप अलग हो। एथनिक आपने सुना है ना श्रीलंका के केस में, श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप के लोग थे, एक तो थे सिन्हेला और दूसरे थे तमिल्स। कौन थे, तमिल्स। चलो कमेंट करके बताओ LTTE की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हेमलेटेड सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल और लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। कौन से सेटलमेंट, हेमलेटेड। लास्ट है आपका डिस्पर्स्ड सेटलमेंट या आइसोलेटेड सेटलमेंट, है ना। डिस्पर्स्ड देखो, एक सेटलमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, देख रहे हो, कतई दूर दूर घर पाए जा रहे हैं। ऐसे सेटलमेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट। द सेटलमेंट हैविंग फ्यू आइसोलेटेड हट्स कॉल्ड डिस्पर्स्ड। ऐसे सेटलमेंट जहाँ पे कुछ झोंपड़ी पाई जाती हैं उनको बोलते हैं आइसोलेटेड सेटलमेंट। आइसोलेटेड दिस पैटर्न अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हेमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और स्मॉल हिल्स ऑफ फार्म्स और पास्चर ऑन स्लोप्स। तो ये सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं, ये सेटलमेंट पाए जाते हैं नंबर 1 रिमोट जंगल्स, जंगल वाले एरिया में पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ झोंपड़ियाँ होती हैं, उनके हेमलेट होते हैं। दूसरा, छोटे जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरा, जो स्लोप पे जो पास्चर लैंड होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब जैसे हिली एरिया है, ये इसका स्लोप है, यहाँ पे पास्चर लैंड है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल है, पास्चर ऑन स्लोप पे, है ना। ये स्लोप एरिया दिख ही रहा है आपको, और यहाँ पे कुछ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है नेचर ऑफ टेरेन की वजह से। कई जगह पे जैसे ये पहाड़ी एरिया, ये पहाड़ी एरिया, तो कुछ सेटलमेंट यहाँ, कुछ सेटलमेंट यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे। एक तो फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन की वजह से, दूसरा लैंड रिसोर्सेज की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की लैंड पाई जाती है, एक जैसी लैंड सभी जगह पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऐसे सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलते हैं, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, यहाँ पर इस टाइप के सेटलमेंट देखने को पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर कि डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल दो, है ना। या ऐसे भी आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्पर्स सेटलमेंट,
ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप से आ सकता है। तो यहाँ पर ये डिस्पर्स सेटलमेंट हो गए, चैप्टर हमारा मतलब टॉपिक कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। डोंट वरी, सारे चैप्टर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, चिंता ना करें। सो खास जानकारी, अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एवोल्यूशन का मतलब आप समझते होंगे किसी चीज़ का विकास होना। विकास होना मतलब कोई चीज़ शुरुआत में बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में होगी, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होगी और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें चेंजेज आना, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो अब टाउन्स का एवोल्यूशन देखेंगे। अब टाउन्स का एवोल्यूशन देखेंगे तो मतलब सीधी सीधी बात है, हम अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे कि शुरू में जो एंशियंट टाउन हुआ करते थे वो कब, मतलब एंशियंट टाउन क्या होते हैं, मिडीवल टाउन क्या होते हैं, मॉडर्न टाउन क्या होते हैं, ऐसे करके हम शुरुआत से देखने वाले हैं हिस्ट्री के हिसाब से टाउन्स का एवोल्यूशन, भारत के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ये आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पन सभ्यता भी बोलते हैं, उसका टाउन है, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में आपने सुना होगा। आज से लगभग 4500 साल पहले ऐसे टाउन्स हुआ करते थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, है ना। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हिस्ट्री के जो बच्चे उनको पता होगा या आपने भी सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 मेन सेंटर हुआ करते थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। तो आज से कितने साल पहले की बात है, लगभग 4500 ईयर्स एगो ये टाउन्स एग्जिस्ट करते थे। और अपनी जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ये जानी किसके लिए जानी थी? टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। ये वो टाउन है जहाँ पे ऐसे मतलब घर जो थे बिल्कुल आपको बिल्कुल एक मतलब लाइन से घर मिलेंगे देखने को, और रोड जो थे एकदम स्ट्रेट रोड हुआ करते थे, रेक्टेंगुलर रोड हुआ करते थे, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम बहुत इनका शानदार हुआ करता था। मतलब बहुत ही एडवांस हमारी सिविलाइजेशन थी उस समय। जो दुनिया में सिविलाइजेशन थी उनमें अपनी सिविलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये हड़प्पन टाउन हो गया। समय आया मिडीवल इंडिया में। मिडीवल इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा। मिडीवल हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो 2 डायनेस्टीज की हम बात करते हैं। तो मिडीवल इंडिया में जब भी हम बात करते हैं तो 2 डायनेस्टी कौन कौन सी, एक तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में और दूसरा पढ़ते हैं मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो मिडीवल टाइम पर भी आप देखो, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली फेमस हो गया था, है ना। मुगल एम्पायर के टाइम पे भी मतलब आप देखो दिल्ली प्लस आगरा प्लस फतेहपुर सीकरी, ये टाउन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। फिर समय गुजरा, ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ। कौन सा एरा स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश एरा या कॉलोनियल एरा स्टार्ट हुआ। विदेशी पावरें इंडिया में आने लगी और आप देखो पोर्ट टाउन डेवलप होने लगे। पोर्ट टाउन्स इंडिया का अगर मैप देखें, यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता, ये वाले टाउन डेवलप होने लगे। पोर्चुगीज आए, गोवा में इन्होंने मतलब गोवा, दीप दमन, ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। फ्रेंच आए, इधर पुदुचेरी के आसपास सेटल हो गए। तो मतलब ये आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। तो ये सारे टाउन्स देख सकते हो आप, ये कॉलोनियल टाइम के टाउन्स हैं, ये सारे के सारे कॉलोनियल टाउन्स हैं। और ये है भैया, अब तुम बता ही सकते हो, ये पुराना टाउन तो है नहीं। ये कैसे टाउन है? मॉडर्न टाउन। आज की डेट में जो टाउन देखने को मिलेंगे ये ऐसे टाउन देखने को मिलेंगे। ये देखो बड़ा खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। कमेंट करके बताओ चंडीगढ़ किस किस स्टेट की कैपिटल है, ठीक है। ओके, तो अब आपने टाउन्स के पिक्स देख लिए, तो लेट्स बिगिन दी टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। टाउन्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो टाउन्स फ्लोरिश्ड इन इंडिया सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम है हिस्ट्री का जब हमारे पास कोई रिटन में रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं थे। किसमें? रिटन रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। बहुत पुराना समय की बात की जा रही है कि उस समय से, प्री हिस्टोरिक टाइम से हमारे इंडिया में टाउन्स फ्लोरिश करना स्टार्ट हो गए थे। फ्लोरिश मतलब फलने फूलने लगे थे, मतलब बनने लग गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने अभी बताया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2600 BC 2600 से 1900 BC के बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये एग्जिस्टेंस में आए थे। मैंने अभी फोटो आपको दिखाई था शुरुआत में, पहला है ना। तो इवोल्यूशन के आधार पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाउन डेवलप हुए। तो इसके आधार पर हम टाउन्स को 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंशियंट टाउन, मिडीवल टाउन और मॉडर्न टाउन। सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट टाउन्स। ऐसे टाउन जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड है, प्लस इनका एक लॉन्ग हिस्ट्री है एग्जिस्टेंस की, इनको बोलते हैं एंशियंट टाउन। ऐसे टाउन जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने, एक लंबी इनकी हिस्ट्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंशियंट टाउन्स बोलते हैं। ये जो टाउन है रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए थे, ठीक है।
शुरू में बहुत समय पहले ये रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते थे। एग्जाम्पल अगर कोई देखे, वाराणसी प्रेजेंट नाम है, बनारस पहले बोलते थे, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये एग्जाम्पल आपके एंशिएंट टाउन्स के। फिर आपके आते हैं मिडीवल टाउन्स। मिडीवल टाउन, मिडीवल हिस्ट्री जैसे ही आपको याद आए तो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल एम्पायर, ये दो हम ज़्यादा पढ़ते हैं। प्लस अगर साउथ इंडिया में देखें तो विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी एम्पायर, ये भी मिडीवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मिडीवल टाउन वही है जो मिडीवल टाइम पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उन्होंने जो बनवाए थे, दिल्ली सल्तनत ने बनवाए हों या फिर मुगल एम्पायर ने बनवाए हों, है ना, वो मिडीवल टाउन्स में आ जाएंगे। तो द टाउन्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स आर नोन एज मिडीवल टाउन। तो ऐसे टाउन जो मिडीवल पीरियड में डेवलप हुए थे, मिडीवल पीरियड लगा लो आप, है ना, मिडीवल पीरियड की अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी से लेके आप लगभग लगा लो 17th सेंचुरी तक, ठीक है, ये टाइम जो है मिडीवल पीरियड में आप इंडिया के हिसाब से ले सकते हो। या अगर मैं वैसे बात करूं तो राइज ऑफ इस्लाम, जब से इस्लाम का जन्म हुआ है तब से लेके डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या डेथ ऑफ औरंगजेब, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, इस टाइम को मिडीवल टाउन बोलते हैं। तो इस टाइम पर आप देखो जो टाउन जो डेवलप हुए थे वो किसके रूप में डेवलप हुए थे, हेडक्वार्टर, किसके हेडक्वार्टर, प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, जो उस समय रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, जो उस समय रूल करने वाले राज्य हुआ करते थे, उनके हेडक्वार्टर के रूप में डेवलप हुए थे। तो ऐसे टाउन्स को हम बोलते हैं मिडीवल टाउन। आज की डेट में 100 से ज़्यादा ऐसे टाउन हैं जिनका रूट मिडीवल टाउन मतलब पीरियड में देखा जा सकता है। आज भी टाउन जैसे दिल्ली हो गया, है ना, आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ये टाउन ऐसे, इनका इतिहास कब से, मिडीवल टाइम से इनका इतिहास है। तीज आर फोर्ट टाउन्स, इनमें बहुत सारे टाउन कैसे मिलेंगे, फोर्ट टाउन्स मिलेंगे, यहाँ पे किले आपको देखने को मिलेंगे। और एंशियंट टाउन जब रियून्स हो गए थे, रियून्स का मतलब है बर्बाद, जब एंशियंट टाउन बर्बाद हो गए तो उनकी जगह पर फोर्ट टाउन बने थे। मिडीवल टाइम के टाउन के एग्जांपल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये कैसे टाउन है, मिडीवल टाउन। मॉडर्न टाउन्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न टाउन मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाउन, 1947 से पहले के टाउन, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद जो टाउन बने थे। सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस टाउन्स। प्री इंडिपेंडेंस में सिंपल सी बात है, वो टाउन आ जाएंगे जो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे। तो ब्रिटिश और अदर यूरोपियंस। अब आपसे कोई पूछे कि भारत में कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आई थी, ठीक है, तो एक ही बार में आप ये ध्यान रखना, इंडिया में जो यूरोपियंस आए थे उनमें आने में नंबर 1 पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये जो पावर्स हैं ये भारत में आई थी। तो ब्रिटिश और अदर यूरोपियन पावर्स हैव डेवलप्ड मेनी टाउन्स इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है भारत में प्री इंडिपेंडेंस में सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही टाउन डेवलप किए थे, बाकी जो लोग आए थे उन्होंने भी डेवलप किए थे। स्टार्टिंग देयर फुटहोल्ड ऑन कोस्टल लोकेशंस दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स, सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। आप देखो ये अंग्रेज जो आए थे तो ये कोस्टल एरिया में इन्होंने अपने फुटहोल्ड है, मतलब उनके पैर कहाँ पर जमाए, अपनी मतलब पकड़ कहाँ पर बनाई, इन्होंने अपनी पकड़ बनाई थी इंडिया में कोस्टल एरिया में। कहाँ पे बनाई थी, कोस्टल एरिया में, जैसे सूरत हो गया, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, यहाँ पे बनाई थी। अंग्रेज जो आए उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करके 3 जगह पर अपना मेन गढ़ बनाया था। एक तो ये वाली जगह हो गई, इसको हम बोलेंगे बॉम्बे, दूसरी ये वाली जगह हो गई, ये हो गई आपकी मद्रास, तीसरी यहाँ पे हो गई, इसको हम बोलेंगे कलकत्ता। तो अंग्रेजों के 3 मेन सेंटर हुआ करते थे, कौन कौन से, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये इन्होंने अपने ब्रिटिश स्टाइल में टाउन डेवलप करे थे। प्री इंडिपेंडेंस ही चल रहा है। धीरे धीरे जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो प्रिंसली स्टेट पर इनका कब्जा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर कब्जा बढ़ने लग गया। प्रिंसली स्टेट को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। आप सबको पता है 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में, इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, 565। प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, ऐसे स्टेट्स जिनको कौन रूल कर रहा था, जिनको राजा रूल कर रहे थे उनको प्रिंसली स्टेट बोलेंगे, ठीक है, आज़ादी के टाइम पर। तो धीरे धीरे ध्यान रखना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन पर अपना डोमिनेशन मतलब प्रभाव जमाने लग जाते हैं अंग्रेज। और किस पर जमाने लग जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स पर। और धीरे धीरे इन टाउन्स को ये एडमिनिस्ट्रेटिव, हिल टाउन्स और समर रिसोर्ट्स के रूप में यूज करने लग जाते हैं। और साथ ही साथ में इन टाउन्स में इन्होंने सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज बना दिए, ठीक है। मतलब मिडीवल जो टाउन्स हुआ करते थे उनको इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। या आप यूँ कह लो, आज़ाद जैसे ही अंग्रेज यहाँ पे आए, इंडिया में धीरे धीरे पकड़ बनाना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ आते ही पहले प्रिंसली स्टेट को कब्जे में लिया। प्रिंसली स्टेट को कब्जे में लेके अपने कंट्रोल में लेके यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, हिल टाउन्स और समर रिसोर्स इस्टेब्लिश कर दिए। और फिर बाद में इन्हीं में नए नए फंक्शंस ऐड कर दिए, जैसे सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुई थी, यूँ समझ लो 1850 के बाद डेवलप हुई थी, तो उसका एक एग्जांपल है जमशेदपुर, है ना।
पोस्ट इंडिपेंडेंस टाउन्स तीन प्रकार के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल और सैटेलाइट। एडमिनिस्ट्रेटिव तो सिंपल सी बात है, भारत आज़ाद होने के बाद की बात की जा रही है, जितनी भी कैपिटल हैं वो सब किस में आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आ जाएंगी। तो मैनी टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये सब क्या है, कैपिटल्स हैं। तो कैपिटल जो है ना अलग अलग स्टेट की, वो किस में आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। दूसरे इंडस्ट्रियल टाउन्स जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, है ना। सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, मान लो ये कोई मेन टाउन है दिल्ली, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके आसपास जो टाउन डेवलप हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, ये हो गया नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ठीक है, और आपका गुरुग्राम, ठीक है, पानीपत, ठीक है, पानीपत थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो ये जो टाउन्स हैं, मेरठ हो गया, ठीक है, किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास जो टाउन डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउन्स। तो सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन्स अराउंड ए मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या हुआ, दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास जो टाउन डेवलप हुए हैं सब क्या कहलाएंगे, सैटेलाइट टाउन्स। जैसे एग्जांपल गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम और दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। टाउन्स को हम देखेंगे उनके फंक्शंस के आधार पर। फंक्शन का मतलब है किस काम के लिए किसी टाउन को जाना जाता है, किस चीज़ के लिए टाउन को जाना जाता है, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। प्लस लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, स्मार्ट सिटी मिशन, इसके बारे में भी जानेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 की ज्योग्राफी। लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और जैसे ये लेक्चर आएगा इसके बाद आपको इस चैप्टर का एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा, उसको हम मर्ज करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो टाउन्स का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर। फंक्शन मतलब किसी टाउन को किस काम के लिए जाना जाता है उसके आधार पर। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखो तो कोई भी टाउन ऐसा नहीं है जो जिसको सिर्फ एक ही काम के लिए जाना जाए। आज की डेट में जो टाउन्स हैं वो डायनेमिक हो चुके हैं नेचर में, है ना। आप देखो किसी भी टाउन में चले जाओ, आपको वहाँ एजुकेशन का सिस्टम भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे हेल्थ का सिस्टम भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ सर्विसेज मिल जाएंगी डिफरेंट टाइम्स की। ऐसा नहीं है कि कोई टाउन सिर्फ एक ही काम मतलब वहाँ पे होता हो, ठीक है। तो अब तो डायनेमिक हो गया है, बट फिर भी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे टाउन हैं जिनको हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जानते हैं, ठीक है। तो सम टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज इन सर्टेन फंक्शंस एंड दे आर नोन फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इवन आज भी बहुत सारे टाउन, शहर ऐसे हैं जो किसी सर्टेन फंक्शन के लिए जाने जाते हैं, या कोई एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, या कोई प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, या किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए जाने जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको नाम लूँ, सपोज मैंने आपको बोला मथुरा, तो मथुरा एक ऐसा शहर है जो आपको पता है रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, लॉर्ड कृष्णा से संबंधित प्लेसेस है। मैं आपको कहूँ जयपुर, जैसे ही जयपुर का नाम आपका आएगा तो जयपुर का नाम आते ही आपको मतलब पिंक सिटी नाम याद आ जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग्स पिंक हैं, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हवा महल है, यहाँ पे कई सारे फोर्ट्स हैं, जयगढ़ फोर्ट है ना, ऐसे करके ये सारी चीज़ें। अब आपसे हम कहें कि भाई कोटा नाम आते ही आपके माइंड में क्या आएगा, कोटा आते ही आपके माइंड में किताबें आ जाएंगी, एजुकेशन का सिस्टम याद आ जाएगा ना, IIT, नीट, इसके लिए फेमस है कोटा शहर, है ना, समझ लो। हम आपसे कहें चलो बनारस नाम आते ही फिर वो याद आ जाएगा, रिलीजियस प्लेस। हम आपसे कहें कि चलो भाई अब बताइए अजमेर, तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। हम आपसे कहें कि भाई अब आगरा है बताइए, तो आगरा आते ही आपके फिर माइंड में ताज आएगा, ताज और ताजगी, अंडरस्टूड। तो हर टाउन को हम किसी न किसी उसके प्रोडक्ट, आगरा में कौन सा प्रोडक्ट फेमस है भाई, आगरा का पेठा फेमस है, सुना होगा आपने ना, आगरा का क्या फेमस है, पेठा फेमस है ना। ओके, यहाँ किसी सर्विस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज। ध्यान रखना जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन आओ, देखो आपको पता है इंडिया में आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और हर स्टेट और यूटी की अपनी एक कैपिटल होती है जहाँ से उस स्टेट का प्रशासन चलता है। तो जितने भी स्टेट हैं उनकी जितनी भी कैपिटल्स हैं वो सब किस में आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आ जाएंगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स या सिटी में आ जाएंगी, ठीक है। तो टाउन्स सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एग्जाम्पल चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ETC, ये सब किसी न किसी स्टेट की क्या है, कैपिटल हैं, राइट।
इंडस्ट्रियल टाउन, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे टाउन जो मेनली इंडस्ट्रीज के पर्पज से मतलब इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं ना, जिनको बनाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइम मोटिव फोर्स क्या होता है, मोटिव फोर्स मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इंडस्ट्री लगाना। तो जो टाउन्स इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल टाउन्स बोलते हैं, जैसे मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन्स। और इंडस्ट्रियल टाउन्स में इस टाइप का आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, बड़े बड़े फ्लैट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिटीज़, ट्रांसपोर्ट में सिंपल सी बात है, जहाँ से इसमें पोर्ट्स आ सकते हैं, पोर्ट्स में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, अपने वेस्टर्न साइड में भी पोर्ट है और ईस्टर्न साइड में भी पोर्ट है। तो जितने भी पोर्ट है वहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं सब ट्रांसपोर्ट टाउन में आ जाएंगे, चाहे से कांडला, कोची, कोझीकोड, विशाखापट्टनम, टूटीकोरन है ना, और मरमागांव, न्यू मैंगलोर, पैरादीप, हल्दिया, सब किस में आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिटीज में आ जाएंगे। इसमें इनलैंड ट्रांसपोर्ट का हब भी आ सकता है, जैसे आगरा, धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल टाउन। कॉमर्शियल टाउन ऐसे टाउन होते हैं जहाँ ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस होते हैं, व्यापार के लिए फेमस होते हैं, है ना, उसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल टाउन। जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये जो पिक्चर है कोलकाता की है ना, कोलकाता देख रहे हो। और माइनिंग टाउन्स, नाम से ही पता चला भैया, यहाँ किसके लिए फेमस है, ये मिनरल्स के लिए फेमस है। ऐसे टाउन्स जो मिनरल्स के लिए फेमस है उनको माइनिंग टाउन्स बोलेंगे। और जैसे रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। डिगबोई के बारे में आपने सुना होगा, भारत में तेल सबसे पहले यहीं पे मिला था। डिगबोई जो कहाँ पे, आसाम में, यहाँ पे रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, राइट, फील्ड बेस्ड। गरीसन कंटोनमेंट टाउन्स, ऐसे टाउन्स जो आर्मी या डिफेंस के लिए बनाए जाते हैं, ये यहाँ पे रहती हैं ना, ऐसे टाउन्स को हम क्या बोलते हैं, गरीसन टाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एग्जांपल पूछ सकते हैं कि गरीसन टाउन्स के एग्जांपल दो, तो अंबाला, जलंधर, महो, बबीना, उधमपुर, ये क्या है, गरीसन टाउन्स हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं, मिलिट्री के लिए बनाए जाते हैं। मिलिट्री यहाँ पे स्टेशन करती है, मतलब रहती है, इसके पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। एजुकेशनल टाउन्स, अगेन एजुकेशन के लिए फेमस हैं, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन है और बड़े बड़े इनके कैंपस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाउन्स को हम बोलेंगे एजुकेशनल टाउन्स। तो रुड़की, बनारस और अलीगढ़, पिलानी और इलाहाबाद, कोटा, तो ये कोटा का ही सीन है ना। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, तो भैया धर्म के लिए फेमस हैं और धार्मिक प्लेसेस के लिए फेमस हैं, रिलीजियस प्लेसेस के लिए फेमस हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस इनका होता है, ऐसे टाउन्स को हम बोलते हैं रिलीजियस या कल्चरल टाउन्स। जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारे के सारे टाउन जो हैं कैसे हैं, रिलीजियस या कल्चरल टाउन्स हैं। एग्जाम्पल में आपको 2-3 टाउन्स वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टूरिस्ट टाउन्स। टूरिस्ट टाउन्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे टाउन जो यार पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे अलग अलग एरिया से टूरिस्ट घूमने आते हैं, उनको हम टूरिस्ट टाउन बोलेंगे। जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, अडगम मंडलम, ऊटी, माउंट आबू, ये कुछ ऐसे हैं, कुल्लू, मनाली, सारे के सारे टूरिस्ट टाउन्स हैं। यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। तो लास्ट में ये टाउन का क्लासिफिकेशन होने के बाद कहा जा रहा है कि हालांकि सिटी का जो नेचर है वो स्टैटिक नहीं होता, सिटी का जो नेचर है डायनेमिक होता है। ऐसा नहीं है कोई सिटी सिर्फ एक ही काम के लिए जाना जाए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर और भी एक्टिविटी डेवलप होने लगती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिटी जो है धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, मेट्रोपोलिस बन जाते हैं और धीरे धीरे मल्टी फंक्शनल हो जाते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रशासन, ट्रांसपोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इनके फंक्शंस इतने ज़्यादा इंटरविंड हो गए कि इनको हम पहचान ही नहीं पाते आजकल के यार किस कैटेगरी के लिए इस टाउन को जाना जाता है। तो आजकल टाउन्स में बहुत सारे फंक्शन आ गए हैं। एक टॉपिक हो रहा है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी आप किसको कहोगे, ऐसा शहर जहाँ पे हर चीज़ एकदम स्मार्ट हो, हर मतलब जो भी एक्टिविटी प्रोवाइड मतलब चल रही है वहाँ पे सारी स्मार्ट तरीके से चल रही है ना। ऐसा शहर जहाँ पे मतलब जिसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बनाया गया हो, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे जॉब्स की अच्छी मतलब गारंटी होता है, ऐसे शहर को हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटी। तो भारत सरकार ने भी एक स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था और स्मार्ट सिटी मिशन चलाने का पर्पज यही था कि शहरों में नंबर 1 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आ जाएगा, जॉब्स आ जाएंगी, वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट में। तो स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब है किसी भी शहर में एक तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, नंबर 2 क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। क्लीन एकदम बढ़िया सफाई पे फोकस हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे मतलब नेचर को भी साथ में लेके चलें, डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को हार्म ना करें, प्लस जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब मिले, ऐसी व्यवस्थाएं करना, वो है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का एक और पर्पज़ क्या है कि स्मार्ट
सॉल्यूशंस को अप्लाई करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और सर्विसेज के लिए, ताकि लोगों की ज़िंदगी को बेटर बनाया जा सके। हर जगह पे स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ट्रैफिक का सिस्टम है, ऑटोमेटिक कर दो। तो अगर कोई हेलमेट पहन के नहीं आ रहा है, कैमरा से डिटेक्ट होगा, चालान कट जाएगा, है ना। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करना हर जगह पर। तो स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। बिजली की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, विंड एनर्जी को प्रमोट करना, राइट। और ऐसे शहरों को डिजास्टर के प्रति रेजिस्टेंट बनाना, डिजास्टर अगर आए तो उसको झेल सकें ऐसा शहर बनाना, ठीक है। साथ के साथ में रिसोर्स को और सुविधाओं को चीपर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, सस्ते में प्रोवाइड कराना। और पर्पज ये होना चाहिए कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक हम किसी चीज़ को बढ़ा सकें और जहाँ पे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचा सकें, फ्यूचर की जनरेशंस का भी ध्यान रख सकें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलें, ऐसे डेवलपमेंट पर भी फोकस हो। साथ के साथ में कॉम्पैक्ट एरियाज, ऐसे ये जो कॉम्पैक्ट एरियाज हैं उनको एक ऐसा तैयार करना कि फ्यूचर में कई सारे शहर जो कहें कि यार हमें तो मतलब इनके जैसा बनना है, मतलब एक लाइट हाउस की तरह काम करना है, एक रेप्लिकेबल मॉडल तैयार करना। रेप्लिकेबल मॉडल का मतलब है कि आप अपने आप को इतना बढ़िया बना लो कि लोग आपकी कॉपी करें। रेप्लिकेबल मतलब जिसकी कॉपी की जा सके, ठीक है। तो द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड आइडिया इज टू लुक एट कॉम्पैक्ट एरियाज, क्रिएट ए रेप्लिकेबल मॉडल विच विल एक्ट एज ए लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज। तो मतलब यही है, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करना, ये इनका मेन पर्पज रहता है स्मार्ट सिटी मिशन का। साथ के साथ में एक छोटे से एरिया को, कॉम्पैक्ट एरिया को आप ऐसा तैयार कर दो कि फ्यूचर में लोग आपके जैसा बनना चाहें और लाइट हाउस की तरह आप काम करें, दूसरों को पथ प्रदर्शक की तरह आप काम करें, ऐसा मतलब शहर बनाना। ये है स्मार्ट सिटी मिशन का पर्पज, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट आपके लिए दे दिया है एडिशनल नॉलेज। स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे ई गवर्नेंस की सुविधा प्रोवाइड कराना, एनर्जी मैनेजमेंट करना, अर्बन मोबिलिटी को फोकस करना और भी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, वाटर मैनेजमेंट करना ढंग से, वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सब किसका आ जाएगा? स्मार्ट सॉल्यूशंस में ही आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना इनको। सो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।